चलिए तो कल ही लिखेंगे। तो अब हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं हिंदी मीडियम में अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। इसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम ताप अगर घटाते हैं बढ़ाते हैं, अगर हम ताप को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला तो टॉपिक का नाम आपको समझना होगा कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि हम कौन सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। आप बोलेंगे 12वां नंबर पॉइंट, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको नंबरिंग के साथ बताएंगे, जैसे 11वां में बताए थे उसी तरह से पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है अणुओं के बीच, अणुओं के बीच, अणुओं के बीच टक्करों की संख्या में, टक्करों की संख्या में, टक्करों की संख्या में वृद्धि। पहला टॉपिक अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव में पहला पॉइंट है कि अणुओं के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि। तो लिखेंगे कि अभिक्रिया के ताप में, अभिक्रिया के ताप में वृद्धि होने पर, अभिक्रिया के ताप में वृद्धि होने पर अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इससे प्रति सेकेंड, इससे प्रति सेकेंड अणुओं, इससे प्रति सेकेंड अणुओं की, इससे प्रति सेकेंड अणुओं के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि। टॉपिक का नाम हो गया अभिक्रिया के ताप में वृद्धि होने पर। अगर अभिक्रिया का ताप वृद्धि होते हैं तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बन गया कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभिक्रिया के ताप में हम वृद्धि कर दें तो क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपका एक क्लियर हो गया। दूसरा, इससे प्रति सेकेंड अणुओं की या अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य होने वाले टक्करों, होने वाले टक्करों, होने वाले टक्करों की संख्या, की संख्या बढ़ जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टक्कर की संख्या क्या होगी अणुओं के बीच, तो दूसरा होगा कि प्रति सेकेंड अणुओं के बीच टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो 2 पॉइंट हो गया। पहला औसत गतिज ऊर्जा, पहला हो गया औसत गतिज ऊर्जा और दूसरा हो गया ये क्वेश्चन आपसे रहेगा औसत गतिज ऊर्जा और दूसरा आपका हो गया टक्कर, दोनों बढ़ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सफिशिएंट है, इसी से बनने लगेगा। लिख लिए आप लोग? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या तरीका है, यही सब तरीका से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। यद्यपि इसी में लिखेंगे, टॉपिक यही है, टॉपिक ये है, इसको भी जानबूझ के हम मिटाए नहीं है क्योंकि आपको समझ में आए। इसी के आगे आप लिखेंगे यद्यपि गतिज सिद्धांत के अनुसार,
गतिज सिद्धांत के अनुसार, अगर गतिज सिद्धांत के अनुसार क्या है, अणुओं की अणुओं की अणुओं की औसत अणुओं की औसत उसी में सर। हाँ, यद्यपि गतिज सिद्धांत के अनुसार अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप का अनुपाती होता है, परम ताप का अनुपाती होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि गतिज सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप का अनुपाती होता है, परम ताप का अनुपाती होता है। लिख लिए, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप का अनुपाती होता है। लिख लिए। फिर भी इसी में लिखेंगे, नीचे जानबूझ के छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि पार्ट वाइज आपको समझने में भी सुविधा हो। फिर भी अणुओं में प्रति सेकेंड टक्करों की संख्या का मान 10 केल्विन, केस का मतलब यहाँ केल्विन, ताप बढ़ने पर सिर्फ 3% बढ़ता है, सिर्फ 3% बढ़ता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हो गया आपका कि अगर अणु में प्रति सेकेंड टक्करों की संख्या का मान 10 केल्विन बढ़ा दीजिए तो कितना बढ़ेगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना चाहिए कितना, 3%। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। फिर भी अणुओं में प्रति सेकेंड टक्करों की संख्या सिर्फ 3% बढ़ता है। लिख लिए। ये बताइए, इससे पता चलता है, क्या पता चलता है इससे, कि सिर्फ टक्करों की संख्या ही अभिक्रिया में वेग में वृद्धि की उत्तरदायी नहीं होती है। ये पॉइंट हो गया क्लियर कि सिर्फ टक्कर की संख्या से नहीं होगा, इसके लिए अलग अलग भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये था पहला टॉपिक, अणुओं के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि। लिख लिए। तो ये पहला पॉइंट आपका हो गया। अब आएंगे कौन सा पॉइंट, ये बताइए। अब आएंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट से निकलता है। सब्जेक्टिव तो एक ही बार क्वेश्चन दे देगा, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव बताएं। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही। दूसरा है प्रभावकारी टक्करों की संख्या, प्रभावकारी टक्करों की संख्या, ये है दूसरा टॉपिक, प्रभावकारी टक्करों की संख्या। सर यस, यूट्यूब पर आपका आवाज नहीं है।
आवाज नहीं है? नहीं है सर। पिछले वाला में भी नहीं था। पिछला वाला में सब सही प्रभावकारी था। टक्करों की संख्या। देखिए आवाज तो है मेरे पास। नहीं है। प्रभावकारी टक्करों की संख्या। तो प्रभावकारी टक्करों की संख्या टक्कर सिद्धांत के अनुसार, कोई देखकर बताएं कि आवाज आ रही है कि नहीं। टक्कर आ रही है सर, सिद्धांत आ के रही है। अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? टक्कर सिद्धांत के अनुसार कुल टक्करों की या कुल टक्करों का अत्यंत कम भाग ही अत्यंत कम भाग ही अभिक्रिया करने में या कराने में सक्षम होता है। टक्कर सिद्धांत के अनुसार, इसका भी एक सिद्धांत है इसमें, कि कुल टक्करों का अत्यंत कम भाग ही अभिक्रिया कराने में सक्षम होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि टक्कर सिद्धांत के अनुसार क्या है, अत्यंत कम होता है कि बहुत ज्यादा होता है। तो आपका आंसर होगा कि कम होता है। लिख लिए? लिख लिए? तो क्या होता है, अत्यंत कम क्यों होता है? कारण है कि अन्य टक्कर बिना अभिक्रिया किए ही रह जाते हैं। ये पॉइंट हो गया। लिख लिए? लिखे? अब अभिक्रिया कराने वाले टक्कर क्या होते हैं, नहीं कराने वाले क्या होते हैं, ये देखिए। तो देखिए, अभिक्रिया कराने वाले टक्कर प्रभावकारी टक्कर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इफेक्टिव कॉलिजन्स कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आएगा कि अभिक्रिया कराने वाले टक्कर क्या कहलाएंगे, तो इफेक्टिव कॉलिजन्स कहलाएंगे। या प्रभावकारी टक्कर, तो इफेक्ट तो आप बहुत देर से पढ़ रहे हैं। प्रभाव के लिए इफेक्ट और प्रभावकारी के लिए इफेक्टिव। और टक्कर का अंग्रेजी याद कर लेंगे आप लोग, कोलिजन्स का मतलब होता है टक्कर, और प्रभावकारी के लिए होता है इफेक्टिव। तो ये भी सभी थोड़ा थोड़ा छोटा टर्म आप याद करते रहेंगे। और अगर जो नहीं कराएंगे, अभिक्रिया नहीं कराने वाले क्या कहलाएंगे? जबकि अभिक्रिया नहीं कराने वाले टक्कर अप्रभावकारी टक्कर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनइफेक्टिव कॉलिजन्स कहलाते हैं। जबकि अभिक्रिया नहीं कराने वाले टक्कर अप्रभावकारी टक्कर इनइफेक्टिव कॉलिजन्स कहलाते हैं। लिख लिए?
टॉपिक अभी वही चल रहा है, प्रभावकारी टक्करों की संख्या। लिखेंगे टक्करों के प्रभावकारी होने के लिए, टक्करों के प्रभावकारी होने के लिए टक्कर करने वाले अणुओं की, टक्कर करने वाले अणुओं की एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है, ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी हो गया आपका कि टक्कर अगर करना है तो अणु के लिए कम से कम एक निश्चित ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए है कि कितना ऊर्जा चाहिए, तो कम से कम एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक है, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो ये टर्म आप याद रखेंगे, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में भी याद रखना है और हिंदी में भी, उसका नाम हम बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को याद रखेंगे, एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को जरूर आप याद रखेंगे। क्या है यह न्यूनतम ऊर्जा, यह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाएगा? यह न्यूनतम ऊर्जा तो देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, देहली पर खड़ा है। देहली मतलब क्या हुआ? हमारे देहली पर खड़ा है, मतलब हमारे गेट पर खड़ा है। तो न्यूनतम मतलब सबसे कम, देहली का मतलब एकदम दरवाजा। अंग्रेजी में भी कहते हैं इसको थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर ऐसे भी आपको कोई कह देगा कि थ्रेशोल्ड पर खड़ा है तो दरवाजे पर खड़ा है। या गांव आपका है, गांव के थ्रेशोल्ड पर खड़ा है, तो जहां से गांव शुरुआत होती है वहां पर आपका कार लेकर खड़ा है, जाइए उसको लेके आइए। समझ गए कि नहीं? कह देगा कि रोड पर जहां आपका गांव का नाम लिखा हुआ है वहां से किधर जाना है, वहां से किधर जाना है, फोन करके पूछेगा। वो अपने भी आ सकता है, लेकिन आपको कहेगा आइए, आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे हम चलेंगे। आप भी खुश कि कोई आदमी आ गया है, 3-4 आदमी कार से मिलने के लिए, वो भी खुश, आप भी खुश। तो देहली ऊर्जा उसको कहते हैं। आप में भी ऊर्जा आ गया, उसमें भी ऊर्जा। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब न्यूनतम ऊर्जा कम से कम चाहिए टक्कर करने के लिए, रिएक्शन जहां होगा। तो इसको अंग्रेजी में भी याद कर लेंगे आप लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन है, कौन है? माइक ऑफ। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा तथा, देहली ऊर्जा तथा अणु की समान अवस्था में, अणु की समान अवस्था में ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का अंतर सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। सक्रियण ऊर्जा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। प्रभावकारी टक्करों की संख्या में देहली ऊर्जा को शुरुआती वाला ऊर्जा समझ गए आप, और तथा अणु की समान अवस्था जो शुरू वाला अवस्था था में ऊर्जा का अंतर, एगो देहली ऊर्जा हो गया जिसमें कुछ ऊर्जा है, एगो सामान्य अवस्था, इसको कहेंगे अंतर। ये अंतर जब हो जाएगा, तब ये अंतर जब होगा तो उसको कहेंगे सक्रियण ऊर्जा, जिसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो हिंदी में भी याद रखेंगे सक्रियण ऊर्जा, और अंग्रेजी में भी आप याद रखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। समझ गए? दोनों पॉइंट याद रखेंगे। डायरेक्ट ये लाइन बाय लाइन ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए रहेगा।
अभिक्रिया अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आर्हेनियस का नाम आ गया। अब आर्हेनियस का नाम आपको याद रखना है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आर्हेनियस के समीकरण, आर्हेनियस का नाम पहले भी सुने हैं। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आर्हेनियस के समीकरण द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आर्हेनियस का नाम सुने थे पहले? यस सर। पहले से सुने हुए हैं क्या? Yes, sir. क्या बोले थे आर्हेनियस? अच्छी तरह से आर्हेनियस के आधार पर एक फॉर्मूला है, उसको लिखेंगे हम लोग। के बराबर, पहले लिखना सीख लें। ए कैपिटल ए लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, खत्म कर दीजिए। ई माइनस ई ए बाय आर टी। अभी साइंस पढ़े कहाँ है आप? अभी साइंस क्यों पढ़े कहाँ है आप? अभी तो शुरू हुआ आपका, समझ गए? अभी तो साइंस में आप मंगल ग्रह के तरफ जाना शुरू किए हैं कि नहीं? के बराबर ए लिखेंगे कैपिटल, डॉट ई माइनस ई ए बाय आर टी, ऐसे लिखेंगे, ई ए बाय आर टी। अब इसमें कौन क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। पहले लिखना सीख लीजिए। लिख लिए? ये बताइए, फॉर्मूला लिख लिए? अब डायरेक्ट यही फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अब इसमें ए क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, आर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, टी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी बातों को भी तो लिखना है। तो उसके नीचे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? जहां ए क्या है तो ए बराबर लिखेंगे कंपनावृत्ति, वृत्ति में तो हम ऐसे कर देंगे, कंपनावृत्ति गुणक है। कल हम पूछेंगे ए क्या है तो कंपनावृत्ति गुणक है। यह किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही स्थिरांक होता है। सभी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए नहीं। तो ए का मतलब आप लिखेंगे कंपनावृत्ति गुणक है, यह विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही स्थिरांक होता है और यह सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं होता है। तो क्या पॉइंट हो गया ए के लिए? कंपनावृत्ति गुणक है, यह विशिष्ट अभिक्रिया के लिए स्थिरांक होता है, सभी प्रक्रियाओं की अभिक्रिया के लिए नहीं होता। तो 3 पॉइंट हो गया ए के बारे में, आप लोग लिख लें। पहला कंपनावृत्ति गुणक, दूसरा यह किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए ही स्थिरांक होता है, सभी प्रकार की अभिक्रिया के लिए नहीं होता है। आर उसमें था, आर देखे होंगे, आर बराबर याद कर लेंगे आप लोग, गैस स्थिरांक। आर बराबर क्या होगा तो गैस का स्थिरांक, समझ गए? और एक और आप देखे होंगे ई कैपिटल और ए नीचे लिखा हुआ, इसको लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा जो पहले भी लिखा चुके हैं, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी।
तो सब आपको लिखा दिए कि क्या है इसमें। अब इसको समझने के लिए भी तो प्रक्रिया है कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम तरीका कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या है, तो उसके बारे में लिखेंगे। अभिक्रिया है, अभिक्रिया नीचे लिख रहे हैं, जैसे A2 है, जैसे H2 रहता था, ये गैस के रूप में है A2, A2 दूसरा B2, यहाँ गैस मान लीजिए A2 और B2, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा 2AB, ये क्या हो गया गैस। लिख लीजिए। आर्हेनियस के अनुसार, अब आएंगे थोड़ा देर तक आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार क्या है, क्या पढ़े हैं। आर्हेनियस के अनुसार है कि A2 और B2 दोनों के बीच टक्कर होगी, तो लिखेंगे A2 और B2 अणुओं के बीच, अणुओं के बीच A2 और B2 अणुओं के बीच टक्कर होने पर ही अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। लिख लिए। A2 और B2 में टक्कर हुआ, चलिए दोनों जब आएगा गैस तो दोनों एक दूसरे से टकराएगा, तो ठीक है टकराएगा, तो उससे क्या होने वाला है, तो लिखेंगे इन अणुओं के बीच, इन अणुओं के बीच टक्कर होने पर पहले एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है, इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है जो अस्थायी होने के कारण अपघटित होकर प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या है कि ये सब अणु जो है के बीच टक्कर होने पर पहले एक इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है दोनों को मिलकर, जो अस्थायी होने के कारण जो अस्थायी रहता है, फिर अपघटित होता है और फिर प्रोडक्ट में या प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से आप लिखेंगे। समझ गया कि नहीं। जैसे समझने के लिए क्या है, समझने के लिए थोड़ा सा एरो करके बताते हैं तो समझ में आएगा। जैसे A है और ये A है, यहाँ B है और यहाँ B कर दीजिए, B2 A2, दोनों गैस है, दोनों को मिला दिए। यहाँ से इंटरमीडिएट का मतलब हुआ क्या कि A डॉट 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 ऐसे था और यहाँ से भी B के साथ ये ज्वाइन कर रहा और यहाँ से के साथ भी B से ज्वाइन कर रहा और ये भी दोनों ज्वाइंट था। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है यहाँ से AB मिल गया और प्लस AB और यहाँ से AB मिल गया, तो 2AB हो गया। ये हो गया। पहले A ऐसे था और B ऐसे था, धीरे धीरे ये कमजोर होते गया, ये कमजोर होते गया, इधर मजबूत होते गया, इधर मजबूत होते गया, धीरे धीरे इधर वाला ये टूट गया, यहाँ भी यहाँ टूट गया, ये हो गया 2AB। बना लिए, फिगर बना लिए, बोलेंगे ओके सर। अब लिख लिए। बोलेंगे लिख लिए हैं।
यस सर। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिखेंगे इस प्रकार निर्मित मध्यवर्ती पदार्थ, इस प्रकार निर्मित मध्यवर्ती पदार्थ सक्रिय जटिल, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है, माने बीच में जो फिगर था वो कहलाया सक्रिय जटिल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो किसी से जुड़ भी रहा था और अलग भी हो रहा था। समझ गए? तो इसके आगे लिखेंगे कि इसके बनने में आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियन ऊर्जा कहलाता है। सक्रियन ऊर्जा कहलाता है। ऐसा होगा। इस प्रकार निर्मित मध्यवर्ती पदार्थ सक्रिय जटिल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसके बनने में आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाता है? सक्रियन ऊर्जा कहलाता है। एक लाइन और लिखेंगे कि सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियन ऊर्जा कहलाता है। सक्रियन ऊर्जा कहलाता है। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करना, तो उसी को अगर हम कर दिए तो वह कहलाएगा अतिरिक्त सक्रियन ऊर्जा कहलाएगा। और एक लाइन और लिखेंगे, बस ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास लिखेंगे सक्रिय जटिल कुछ ऊर्जा का त्याग करके। सक्रिय जटिल जो सक्रिय है और जटिल भी है, कुछ ऊर्जा का त्याग करके प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। प्रतिफल और अभिकारकों की ऊर्जाओं का अंतर अभिक्रिया की ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में लिख दीजिए हीट ऑफ रिएक्शन। मतलब इसको आप डेल एच से इंडिकेट कर सकते हैं, ब्रैकेट में ही लिख देंगे हीट ऑफ रिएक्शन डेल एच कहलाता है। डेल एच हीट का हो गया हीट ऑफ रिएक्शन डेल एच। क्या मतलब हुआ कि सक्रिय जटिल कुछ ऊर्जा का त्याग कर देगा। पहले तो उसको ऊर्जा चाहिए था, ऊर्जा का त्याग करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिफल में कन्वर्ट हो जाने के बाद प्रतिफल और अभिकारक की ऊर्जाओं के अंतर अभिक्रिया का ऊष्मा हीट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ये टॉपिक था आपका। अब जो ये हीट ऑफ रिएक्शन आया,
इसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम रख दीजिए 13वां नंबर, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो हम जब पूछेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कि पिछले क्लास में क्या पढ़ाए, तो ये टॉपिक को एक बार पढ़ना है, याद करके थोड़ा बहुत सुनाना भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है इन सभी टॉपिक पर, तो आपको बनाने में भी सुविधा होगा। तो इससे पहले वाला टॉपिक का नाम था अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अभी भी उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट वाइज कर दिए ताकि आपको सुविधा होगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ गए कि नहीं? तो आप लोग लिख लिए सभी कि किसी का छूट भी गया, ये बताइए। लिख लिए सर। छूटा नहीं किसी का?